हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के समय की उन सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में। और मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जिन ग्रंथों की रचना हुई है उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वैदिक काल है या वैदिक संस्कृति है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के समय पर अगर हम बात करें तो हम वैदिक सभ्यता के समय पर हम बात करेंगे यहाँ सामाजिक व्यवस्था के बारे में। यानी वैदिक काल में सामाजिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे छोटा होता था कुल या परिवार। कुल या परिवार, इससे बड़ा कई कुलों को मिलाकर के बनता था गांव, जिसे ग्राम कहते थे। कई गांव को मिलाकर के बनता था विश्व, कई विषयों को मिलाकर के बनता था जन। और मेरे प्यारे दोस्तों, कई जनों को मिलाकर के जनपद बनता था। लेकिन ये वैदिक काल के समय तक केवल जन तक ही सीमित था। यहाँ कुल या परिवार के मुखिया को कहते थे कुलपति। कुलपति। और ग्राम यानी गांव के मुखिया को कहते थे ग्रामीण। क्या कहते थे? ग्रामीण। और विश्व के मुखिया को कहते थे विश्वपति। विश्वपति। और मेरे प्यारे दोस्तों, जन के मुखिया को कहते थे राजन। क्या कहते थे? राजन या राजा या कह दे जनपति। यानी ये सामाजिक व्यवस्था थी जिस तरीके से समाज बना हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस जगह पर कुल या परिवार होता था, उसके मुखिया को कुलपति कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहते थे और जन के मुखिया को जनपति कहा जाता था। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुल या परिवार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है और ग्राम शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, विश्व शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। कुल या परिवार शब्द का उल्लेख असंख्य बार और ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार और विश्व शब्द का उल्लेख 171 बार और मेरे प्यारे दोस्तों, जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सबसे छोटा अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, कुल होता था। और उससे बड़ी ग्राम होती थी, गांव। उससे बड़ी विश्व होती थी और उससे बड़ा जन होता था। यानी वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था? जन। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? कुल। कुल शब्द का उल्लेख या परिवार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में असंख्य कई बार आया है और ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार आया है, विश्व शब्द का उल्लेख 171 बार आया है और मेरे प्यारे दोस्तों, जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है। मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों बात करने वाले हैं वैदिक काल की उन नदियों के बारे में जिनके उस समय प्राचीन नाम थे। वर्तमान में नाम कुछ और हैं, तो हम बात करेंगे नदियों के बारे में। वैदिक कालीन नदियां। वैदिक कालीन नदियां, अगर हम बात करें वैदिक कालीन नदियों के बारे में तो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। अगर हम नदियों में प्राचीन नाम और वर्तमान नाम की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान नाम जैसे सतलज नदी, सतलज नदी। सतलज नदी को प्राचीन समय पे सतुद्री कहा जाता था। सतुद्री।
यानी सतलज नदी को प्राचीन में क्या कहते थे? शतुद्री नदी कहा जाता था, शतुद्री नदी। और मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जिसे चेनाब कहते हैं, चेनाब नदी को प्राचीन में अस्किनी कहा जाता था, अस्किनी नदी। जिसे वर्तमान में ब्यास नदी कहते हैं, उसे प्राचीन समय में विपाशा कहा जाता था, विपाशा नदी। जिसे वर्तमान में झेलम कहते हैं, झेलम नदी, उसे प्राचीन समय पर वितस्ता कहा जाता था, वितस्ता, वितस्ता नदी। जिसे वर्तमान में रावी कहा जाता है, रावी नदी जिसका नाम है, उसे पहले कहते थे मेरे प्यारे दोस्तों परूसड़ी। क्या नाम था इसका? इसको परूसड़ी नदी कहते थे, जिसको वर्तमान में सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। इसका पहले नाम सिंध नदी था, इसका पहले नाम क्या था? सिंध नदी था। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे वर्तमान में हम यानी सतलज हो गई, चेनाब हो गई, ब्यास हो गई, झेलम, रावी हो गई, और मेरे प्यारे दोस्तों सिंधु नदी हो गई, जिसको हम वर्तमान में काबुल नदी कहते हैं, उसे पहले कुंभा नदी कहा जाता था। क्या कहते थे? कुंभा नदी कहा जाता था। यानी जिसे वर्तमान में काबुल नदी कहते हैं, अफगानिस्तान में बहती है, उसे प्राचीन समय पे क्या कहा जाता था? कुंभा नदी कहा जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो नदियां हैं जो प्राचीन काल में, जिनके नाम शतुद्री, अस्किनी, विपाशा, वितस्ता, परूसड़ी, सिंध और कुंभा होया करता था, जिन्हें वर्तमान में क्या कहा जाता है? सतलज, चेनाब, ब्यास, झेलम, रावी और सिंधु और काबुल। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहीं पर कुछ और बात करें तो जैसे वर्तमान में थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये जो थार का मरुस्थल है, ये वर्तमान में नाम है, वर्तमान में इसका नाम है। लेकिन अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन समय में इसको धनव, धनव का मरुस्थल कहा जाता था। प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था? धनव। अब आपसे पेपर में ऐसे पूछेगा थार के मरुस्थल को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, यानी वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन काल में थार के मरुस्थल को धनव कहा जाता था। अगर हम वहीं पर बात करें, एक और नदी जिसका नाम है गौतमी, गोमती नदी, गोमती नदी। अगर हम नदी की बात करें, गोमती नदी, गोमती नदी, तो गोमती नदी को प्राचीन काल में गोमल कहा जाता था। क्या कहते थे? गोमल नदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गोमती नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? गोमल नदी कहा जाता था। वहीं हम आगे बात करें गंडक को, गंडक नदी जिसका वर्तमान में नाम है, इसे पहले कहते थे सदा नीरा, सदा नीरा नदी। इसका पहले नाम क्या था? सदा नीरा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके समय पर जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी, इसे कहते थे नदीतमा, नदीतमा। क्या कहते थे? नदीतमा। नदीतमा तक मतलब होता है नदियों की नदी, यानी नदियों की माता। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके समय पर जो हिमालय था, इसको कहते थे हिमवंत, हिमवंत। और इसके समय पर माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता था मुंजवंत। क्या कहते थे? मुंजवंत कहा जाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्राचीन नाम है और ये वाले वर्तमान, सॉरी, ये वर्तमान नाम है, ये प्राचीन नाम है।
पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कई बार आ चुके हैं कि सिंधु नदी को चिनाब नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, झेलम नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम आगे बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक काल में कुछ संस्थाओं के बारे में जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आशा करता हूं नोट कर लिया होगा। वैदिक कालीन जन संस्थाएं, अगर हम वैदिक कालीन जन संस्थाओं की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक कालीन जन संस्थाओं में हम बात करेंगे, जैसे एक होती थी सभा, एक क्या होती थी सभा, एक होती थी समिति, एक होती थी विदत और एक होता था गढ़। यानी ये 4 प्रकार की सभाएं संस्थाएं होती थी। सभा जो होती थी, समिति जो होती थी, विदत और गढ़, यानी हम ये कह सकते हैं इसमें पुरुष प्लस महिला दोनों भाग लेते थे। लेकिन समिति में मेरे प्यारे दोस्तों पुरुष भाग लेता था, महिला भाग नहीं लेती थी। यानी पुरुष समिति में पुरुष भाग लेता था, महिला भाग नहीं लेती थी। विद्वत में ये दोनों भाग लेते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों गढ़ में केवल पुरुष भाग लेते थे, महिला भाग नहीं लेती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सभा और विद्वत 2 ऐसी संस्थाएं थी जिसमें पुरुष भी भाग लेता था और महिलाएं भी भाग लेते थे। लेकिन समिति और गढ़ में महिलाएं भाग नहीं लेते थे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद में तो सभा का उल्लेख कितनी बार आया है? 8 बार। ऋग्वेद में सभा शब्द कितनी बार आया है? 8 बार। और समिति की अगर हम बात करें तो समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 9 बार। और मेरे प्यारे दोस्तों विदत की बात करें तो विदत का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? 122 बार। और गढ़ की अगर हम बात करेंगे तो गढ़ का उल्लेख हुआ है 46 बार। कितनी बार हुआ है? 46 बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी नोट करने लायक है, सभा, समिति, विदत और गढ़ ये 4 संस्थाएं होती थी। सभा और विदत में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती थी। लेकिन अगर आपसे पूछे सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है तो 8 बार, समिति का 9 बार और मेरे प्यारे दोस्तों विदत का 122 बार और गढ़ का 46 बार उल्लेख हुआ है। हम अब आगे बात करने वाले हैं वैदिक काल में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जब तक आप इनको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। हम इस काल के समय की बात करें मृद भांडों के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, इनके समय यानी हम ये कह सकते हैं इस समय 4 प्रकार के घड़ा या कह सकते हैं मनका या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों या मृद भांड, यानी 4 प्रकार के मृद भांड होते थे जिनमें हम बात करेंगे नंबर 1 की धूसर मृद भांड, नंबर 2 काला मृद भांड, नंबर 4 लाल मृद भांड, नंबर 3 लाल मृद, नंबर 4 मिश्रित मृद भांड। यानी ये 4 प्रकार के मृद भांड होते थे।
ये जो धूसर मृद भांड है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको चित्रित मृद भांड भी कहते हैं। चित्रित धूसर मृद भांड भी कहा जाता है। चित्रित धूसर मृद भांड का मतलब है ये ऐसा एक बर्तन होता था मिट्टी का, इस पे कई प्रकार के चित्र बने होते थे। तो ऐसा मिट्टी का बर्तन जिस पर कई प्रकार के चित्र बने होते हैं उसको धूसर मृद भांड कहते हैं। ऐसा मिट्टी का बर्तन जो काले रंग का होता था वो काला मृद भांड, जो लाल रंग का होता था वो लाल मृद भांड। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें लाल प्लस काला रंग होता था उसे हम कहते थे मिश्रित मृद भांड। तो वैदिक काल में इन 4 प्रकार के मृद भांडों की बात हुई है। एक तो धूसर मृद भांड, लाल मृद भांड, काला मृद भांड और एक मिश्रित मृद भांड। इन 4 मृद भांडों की बात हुई है। अगर हम यहीं पर बात करें, वैदिक काल में ही 3 प्रकार के यज्ञ प्रचलन में थे। कितने प्रकार के यज्ञ प्रचलन में थे? 3 प्रकार के। अगर हम 3 प्रकार के यज्ञ की बात करें, नंबर 1 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। नंबर 2 वाजपेयी यज्ञ। और नंबर 3 राजसूय यज्ञ। यानी वैदिक काल में कितने प्रकार के यज्ञों का उल्लेख था, प्रचलन था? ज्यादातर अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अगर हम बात करें अश्वमेध यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ में क्या है, घोड़ा छोड़ा जाता था। क्या किया जाता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था, अश्वमेध कराया जाता था। तो उसमें राजा का एक घोड़ा छोड़ता था, 2 घोड़े छोड़ दिए, घोड़ा यहाँ तक जाएंगे, समझ लेना घोड़ा जहां तक चलेगा वहां तक राजा का अधिकार है, राजा का शासन चल रहा है। अगर किसी ने घोड़ों को पकड़ लिया तो राजा के साथ वो युद्ध करता था। ये एक अश्वमेध यज्ञ होता था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे नंबर के यज्ञ की, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ये जो वाजपेयी यज्ञ है ये राजा का शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ होती थी। रथ दौड़ यानी रथ दौड़ क्या, राजा अपने अपने रथ पर सवार होते थे और शुरुआत होती थी, एक प्रतियोगिता शुरू होती थी। प्रतियोगिता, राजा रथ लेकर के दौड़ता था, जो राजा रथ लेकर के आगे निकल जाता था वो जीत जाता था। तो इस प्रकार के यज्ञ को क्या कहा जाता था? वाजपेयी यज्ञ। और मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे प्रकार का जो यज्ञ वो है राजसूय यज्ञ। ये जो राजसूय यज्ञ है इसमें यह यज्ञ राज्याभिषेक के समय पर यह कराया जाता था। यानी मान लो कोई राजा है, उसने अपने लड़के को उत्तराधिकारी बना दिया, अपने लड़के को राजा बना दिया, तो राजा गद्दी पर बैठने से पहले एक यज्ञ होता था। तो उसी यज्ञ का नाम क्या था? राजसूय यज्ञ। ये कई बार पेपर में आता है कि राजा बनने से पहले एक यज्ञ कराता था, उस यज्ञ को क्या कहा जाता था? मेरे प्यारे दोस्तों, उस यज्ञ को क्या कहा जाता था? राजसूय यज्ञ। आप इसको नोट कर लो, हम आगे बात करने वाले हैं और पॉइंट के बारे में। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें यहाँ पे, यानी उत्तर वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के। यानी आपसे पूछेगा उत्तर वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछे संस्कार कितने थे, तो उत्तर वैदिक काल में संस्कार कितने थे? 16। कितने संस्कार थे? 16 संस्कार थे। और यही हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आश्रम।
आश्रम कितने प्रकार का होता था? 4। तो आश्रम के भी कितने प्रकार होते थे? 4। अगर 4 आश्रम की बात करें, नंबर 1 ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। नंबर 2 गृहस्थ। नंबर 3 वानप्रस्थ। और नंबर 4 सन्यास, सन्यास। ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है 0 से लेकर के 25 वर्ष तक, और इसकी जो अवस्था है 51 से लेकर के 26 से लेकर के 50 वर्ष तक, और इसकी है 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक। और इसकी जो अवधि है यानी 76 से लेकर के 100 वर्ष तक। यानी कितने प्रकार के आश्रम होते थे वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आश्रम आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें कि उस समय के जो आश्रम थे वो तो ये 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इनकी अवधि दे रखे 0 से 25 वर्ष, 26 से 50 वर्ष, 51 से 75 वर्ष और 76 से 100 वर्ष। अगर हम वहीं पर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण होते थे। 3 प्रकार के ऋण का उल्लेख है। जो 3 प्रकार के ऋण हैं उसमें नंबर 1 देव ऋण, नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण और नंबर 3 पितृ ऋण। तीसरा कौन सा था? पितृ ऋण। देव ऋण में क्या होता था? इससे छुटकारा मिलता था धार्मिक अनुष्ठान कराने से, छुटकारा मिलता था। यानी देव ऋण से छुटकारा अगर पाना है तो धार्मिक अनुष्ठान कराने होंगे, तब आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ऋण की अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऋषि ऋण में पुत्र को शिक्षित कर छुटकारा मिलता था। यानी पुत्र अगर शिक्षित हो गया तो समझ लेना आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। और पितृ ऋण में क्या था? पितृ ऋण में संतान प्राप्ति के बाद, संतान प्राप्ति के बाद इस से छुटकारा मिलता था, छुटकारा। यानी हम ये कह सकते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, यानी उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 प्रकार के ऋणों के बारे में जानकारी दे रखी है। आप इनको नोट कर लो, हम बात नोट कर लिया होगा। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल के समय पर, तो यहाँ पर 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे। कितने प्रकार के पुरुषार्थ थे? 4 प्रकार के। चार प्रकार के पुरुषार्थ। यानी उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के पुरुषार्थ थे? 4 प्रकार के। अगर 4 प्रकार के पुरुषार्थों की हम बात करें, नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम और नंबर 4 मोक्ष। यानी कितने प्रकार के पुरुषार्थ थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे। 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हम यहीं पर बात करें, 6 प्रकार के दर्शन। जो 6 दर्शन होते हैं
अगर हम उनकी बात करें तो नंबर 1 सांख्य दर्शन। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो इसके लेखक हैं कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। और ये नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे नंबर 2 योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन के पतंजलि। पतंजलि। नंबर 3 न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के गौतम। और नंबर 4 वैशेषिक। अगर हम वैशेषिक की बात करें तो यहाँ पर है वैशेषिक के कड़ाद। कड़ाद। नंबर 5 उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के लेखक हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर मीमांसा के लेखक हैं वादरायण। वादरायण। और पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के लेखक हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है? जैमिनी। तो 6 दर्शन है। ये ऐसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सांख्य दर्शन का लेखक कौन है, या योग दर्शन का लेखक कौन है, या न्याय दर्शन का। मेरे प्यारे दोस्तों वैशेषिक का कई बार पूछा गया है। वैशेषिक यानी वैज्ञानिक आधार पर आधारित है, वैज्ञानिकता पे आधारित है। वैशेषिक मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इनसे क्वेश्चन आते हैं। पुरुषार्थ पूछे जाते हैं, कितने प्रकार का विवाह होता है, संस्कार कितने होते हैं, कितने मेरे प्यारे दोस्तों पुरुषार्थ होते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, इनसे जानकारी दी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों आप इनको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं वैदिक काल और सिंधु सभ्यता में अंतर क्या था। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों में अंतर क्या था, तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता में अंतर। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक तरफ लिखेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और दूसरी तरफ लिखेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अगर हम सिंधु सभ्यता में नंबर 1 बात करें, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर प्रमुख पशु बैल होता था। सॉरी, प्रमुख पशु कौन होता था? बैल होता था। यहाँ पर प्रमुख पशु बैल होता था, और यहाँ प्रमुख पशु गाय होती थी। कौन होती थी? गाय। मेरे प्यारे दोस्तों वही हम बात करें नंबर 3 पर, ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। युद्ध से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, युद्ध से परिचित नहीं थे। यहाँ गाय के लिए युद्ध होता था, गाय के लिए युद्ध होता था। यहाँ गाय के लिए युद्ध होता था, ये लोग गाय के युद्ध से परिचित नहीं थे। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ कांसे की खोज हुई,
कांसे की खोज हुई, यहाँ पर लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज। और लोहे को ये श्याम अयस कहते थे, श्याम अयस। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां अगर हम बात करें नंबर 5 पर, यहां समाज मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था, और यहां समाज पितृसत्तात्मक था। अगर हम यहां बात करें सिंधु सभ्यता में कृषि प्लस व्यापार पर ध्यान दिया जाता था, और इधर कृषि प्लस पशुपालन पर ध्यान दिया जाता है। यानी वैदिक सभ्यता में और सिंधु सभ्यता में जो अंतर है, जो दोनों में अंतर है, वो विशेष करके देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, प्रमुख पशु यहाँ बैल था, यहाँ प्रमुख पशु गाय की थी। यहाँ युद्ध से परिचित नहीं थे, यहाँ गाय के लिए युद्ध होता था। कांसे की खोज हुई थी सिंधु सभ्यता में, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है जब पाषाण काल खत्म होता है तो ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। ताम्र पाषाण काल और टिन, जब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंगाते हैं तो टिन और तांबे को मिलाकर के एक नई धातु बना लेते हैं, कांसा। तो कांसे की खोज इधर होती है, लेकिन इधर लोहे की खोज होती है। ये समाज मातृ सत्तात्मक था, ये समाज पितृ सत्तात्मक था। यहाँ कृषि प्लस व्यापार पर निर्भर थे, यहाँ कृषि और पशुपालन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहीं पर बात करें, यहाँ नंबर 7 पे प्रमुख देवता पशुपतिनाथ होते थे, पशुपतिनाथ। और यहाँ प्रमुख देवता इंद्र, जिन्हें हम पुरंदर कहते हैं। यानी यहाँ प्रमुख देवता इंद्र थे और यहाँ पर कौन थे? पशुपतिनाथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें और क्या अंतर है दोनों में, दोनों में यहाँ नगर नियोजन था, यहाँ नगर नियोजन था। और मेरे प्यारे दोस्तों, वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन था, सामाजिक नियोजन। दोनों में अंतर यह है। यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ प्रमुख देवता में शिव की प्लस मातृ शक्ति की पूजा करते थे, यानी शिव की और मातृ शक्ति की पूजा करते थे। इधर इंद्र की पूजा होती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और ये वैदिक सभ्यता, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अंतर स्पष्ट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।